नमस्कार, वेलकम टू मीमांसा क्लासेस। मीमांसा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। आज हम जो हमारा जनरल साइंस में केमिस्ट्री पोर्शन का जो लास्ट टॉपिक बच रहा है हमारा, वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। वो है कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थों के बारे में। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को मिला करके हमने ये टॉपिक प्रिपेयर किया आज वाला। ये केमिस्ट्री पोर्शन का, जनरल साइंस में जो केमिस्ट्री का पार्ट है उसका आज ये लास्ट टॉपिक है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास, जो है कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थ, सम इम्पॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंसेस। ठीक है, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कठोर जल यानी भारी पानी। भारी पानी या हैवी वाटर। हैवी वाटर के बारे में हम पहले भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि हमने जब पढ़ा था कठोर जल D2O, इसका फॉर्मूला क्या होता है? D2O। ठीक है, हमने ये पढ़ा था साबुन और अपमार्जक में। जब हम साबुन और अपमार्जक वाला टॉपिक कर रहे थे तब हमने D2O का जिक्र किया था। तो ये जो कठोर जल होता है, सामान्य जल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? H2O। ये कठोर जल या भारी पानी जो होता है इसका फॉर्मूला होता है D2O और इसका रासायनिक नाम होता है ड्यूटीरियम ऑक्साइड। क्या होता है इसका रासायनिक नाम? ड्यूटीरियम ऑक्साइड। ये इसका केमिकल नेम होता है। ठीक है, ड्यूटीरियम ऑक्साइड। अब कठोर जल या भारी पानी कहते किसको है? क्या होता है? देखिए, वो जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता है वो कहलाता है भारी पानी या कठोर जल। ऐसा पानी जो साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता है वो कहलाता है आपका कठोर जल या भारी पानी। और ये जो कठोरता होती है ये भी दो प्रकार की हो सकती है। कितने प्रकार की हो सकती है? दो प्रकार की हो सकती है, स्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता। देखिए, ये कठोरता भी कितने प्रकार की हो सकती है? दो प्रकार की, स्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता। देखिए, अस्थायी कठोरता और स्थायी कठोरता को तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हुए हम पढ़ेंगे। जो अस्थायी कठोरता होती है वो किसके कारण होती है? कौन से सब्सटेंस, कौन से आपके एलिमेंट के कारण होती है? कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स के कारण ये अस्थायी कठोरता पानी में होती है। और स्थायी कठोरता जो होती है कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट आयन के कारण या नाइट्राइट आयन के कारण या क्लोराइड आयन के कारण हो सकती है। तो अस्थायी कठोरता का कारण होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट आयन, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट आयन। जबकि स्थायी कठोरता का कारण होते हैं कैल्शियम या मैग्नीशियम के सल्फेट, नाइट्राइट और क्लोराइड आयन। ये आपको याद रखना है कि कठोरता जो है वो दो प्रकार की होती है। अस्थायी कठोरता जो होती है वो होती है कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट आयंस के कारण, और स्थायी कठोरता का कारण होता है कैल्शियम या मैग्नीशियम के आपके सल्फेट, नाइट्राइट और क्लोराइड आयन। अच्छा, ये अस्थायी कठोरता है, इसको हम दूर कैसे कर सकते हैं? इससे निजात कैसे पा सकते हैं? पानी को उबाल कर, थ्रू बॉइलिंग प्रोसेस, या बुझा हुआ चूना इसमें मिलाकर, बुझे हुए चूने के द्वारा इसका प्योरिफिकेशन करके या शुद्धिकरण करके। यहाँ याद दिलाना चाहूंगी, बुझे हुए चूने का सूत्र क्या था? याद रखने हैं आपको, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH की होल ट्वाइस, और बिना बुझे हुए चूने का था कैल्शियम ऑक्साइड। ये आपको याद रखने हैं। बुझे हुए चूने के द्वारा इसका शुद्धिकरण किया जा सकता है। इस बुझे हुए चूने को दूध या चूना भी कहते हैं, या इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट इसके अंदर मिलाया जा सकता है। ये अस्थायी कठोरता को दूर करने का तरीका हो गया। जो स्थायी कठोरता है उसको कैसे दूर कर सकते हैं? देखिएगा, सोडियम कार्बोनेट या परम्यूटेट विधि के द्वारा। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड मिला करके भी इसको दूर कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि परम्यूटेट मेथड क्या होता है? परम्यूटेट विधि क्या होती है? परम्यूटेट मेथड होता है एक प्योरिफिकेशन मेथड होता है थ्रू सेंड। सेंड की एक स्पेशल क्वालिटी होती है, उसके माध्यम से इसका शुद्धिकरण करना, इस कठोर जल का शुद्धिकरण करना, विशेष रूप से इसके कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों को हटाने के लिए, वो कहलाती है परम्यूटेड मेथड। तो इस परम्यूटेड विधि को भी याद रखिएगा। तो हमने देखा कि जो कठोर जल होता है वो किस वजह से कठोर होता है और उसकी पहचान क्या होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? D2O। रासायनिक नाम इसका क्या होता है? ड्यूटीरियम ऑक्साइड होता है। और ये कठोरता दो प्रकार की हो सकती है, अस्थायी कठोरता और स्थायी कठोरता। आगे चलते हैं।
ये हमने सबसे पहला पढ़ा था कठोर जल। इसके बाद हम कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स के रूप में कुछ विशेष रासायनिक पदार्थों के बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनको स्टडी करते जाएंगे वन बाय वन। फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट का यूज कहाँ होता है? फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है FeSO4, ठीक है। और इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है? स्याही यानी कि इंक बनाने में। कहाँ इस्तेमाल होता है? इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर इंक, इन द प्रोडक्शन ऑफ इंक, ठीक है। नेक्स्ट है आपके क्लोरीन। क्लोरीन का यूज कहाँ होता है? मस्टर्ड गैस बनाने में और क्लोरोफॉर्म के उत्पादन में। क्लोरोफॉर्म जो होता है, क्लोरोफॉर्म के उत्पादन में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके क्लोरोफॉर्म प्लस लाइट की जो रिएक्शन होती है उससे फॉस्जीन गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है? फॉस्जीन गैस। कौन सी गैस बनती है? फॉस्जीन गैस। नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला भी कई बार पूछा जाता है और इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये आपका फिटकरी। फिटकरी से आप लोग लगभग सभी परिचित हैं, आपने सबने फिटकरी का नाम कहीं ना कहीं सुना होगा, देखा होगा। एक तो फिटकरी का जो फॉर्मूला है वो इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। क्या है फिटकरी का फॉर्मूला? देखिए K2SO4 Al2 ब्रैकेट SO4 की होल थ्राइस डॉट 24H2O। आपको पूरा फॉर्मूला इसका याद रखना है। फिर से रिपीट कर रही हूं, देखिएगा K2SO4 Al2 SO4 की होल थ्राइस डॉट 24H2O इसका फॉर्मूला है। फिटकरी के यूज कहाँ कहाँ होते हैं? वाटर प्यूरिफिकेशन में यूज होता है। किसी तरह का कट वगैरह कोई लग जाता है स्किन में, ब्लड निकल रहा है, उसको रोकने के लिए आप इस एलम का यूज कर सकते हैं। इसको एलम कहते हैं फिटकरी को। इस एलम का यूज आप कहाँ कर सकते हैं? घाव पर लगाने में, कपड़ों की रंगाई में, इन द डाइंग प्रोसेस ऑफ क्लोथ्स। डाइंग जो इंडस्ट्रीज है वहां पर भी इस फिटकरी का इस्तेमाल किया जाता है। तो फिटकरी या एलम का फॉर्मूला एक तो आप याद रखिएगा, फिर इसके इस्तेमाल कहाँ कहाँ होते हैं वो आप याद रखिएगा। अगला जो है वो है मरकरी या पारा, जिसको हम Hg सिंबल से इंडिकेट करते हैं। मरकरी या पारा, आपने देखा होगा जो थर्मामीटर के अंदर पारा ऊपर चढ़ता है और नीचे उतरता है जैसे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, या फिर आपने देखा होगा जो बीपी इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको स्फेग्मोमेनोमीटर कहते हैं, जिसके द्वारा ब्लड प्रेशर मापा जाता है। आजकल तो जो है वो ऑटोमेटिक आ गए हैं बैटरी वाले, लेकिन पहले जो मैनुअल, आज भी उसी की रीडिंग को जो है डॉक्टर बिल्कुल वेरीफाइड मानते हैं कि ये प्रॉपर रीडिंग आ रही है। तो जो मैनुअल वाला आपका बीपी इंस्ट्रूमेंट होता है उसके अंदर भी वो पारा ऊपर नीचे जो होता है वो, ये पारा कहें या मरकरी कहें, वो मरकरी धातु ही होती है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? सिंदूर और थर्मोमीटर में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। सब परिचित है इस गैस से, CO2 से, सोडा वाटर बनाने में और आग बुझाने में। ये हमने आपको एक दो दिन पहले वाली क्लास में हमने इसको डिस्कस किया था कि पेट्रोल से लगी हुई आग को बुझाने में जल का प्रयोग नहीं करते। किसका प्रयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देती है और आग बुझाती है। इसको सीधा यूज कर सकते हैं या फिर क्या डालते हैं उसमें आप आपका जो बेकिंग सोडा है उसका छिड़काव कर सकते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। आपको कुछ याद आ रहा हो तो CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सोडा वाटर बनाने में और आग बुझाने में इसका इस्तेमाल होता है। अगली हम बात करें नाइट्रोजन गैस की, तो एक प्रशीतक के रूप में या फिर भोज्य पदार्थों के परिरक्षण में, ये भी हम पढ़ चुके हैं। या तो जो है प्रशीतक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, एयर कंडीशनिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर भोज्य पदार्थों के परिरक्षण में। मैं आपको फिर से याद दिलाऊं कि जो चिप्स की थैलियां होती हैं उसमें यही नाइट्रोजन गैस भरी हुई रहती है जो कि विकृत गंधिता को रोकती है। अगली जो गैस है ओजोन। ओजोन का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं जो सूर्य से निकलती हैं। तो ये जो ओजोन गैस है ये हमारे सूर्य से आने वाली इन UV रेज से हमारी पृथ्वी की रक्षा करती है। तो क्या करती है ये ओजोन गैस? सूर्य की पराबैंगनी किरणों या अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सन जो अर्थ तक आती हैं, जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती है, उनसे हमें बचाती है। तो ये हमने कुछ 6-7 महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थों के बारे में पढ़ा, जिनमें से मेन आपको जो बहुत ही जरूरी है याद रखने वो है आपका मरकरी है, आपका एलम है और ओजोन के बारे में है। वैसे इंपॉर्टेंट तो सारा ही है, तो आपको सारा ही पढ़ना है। आगे चलिए, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो है कार्बन की तरह कई अपर रूपों में
मौजूद रहता है, पाया जाता है। हमने कार्बन के अपर रूप पढ़ाए थे, तब हमने डिस्कस किया था अपर रूप क्या होते हैं, कि जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती हैं बट उनके फिजिकल जो उनकी फॉर्म है वो चेंज हो जाती है, तो वो उसको हम अपर रूप कहते हैं। ठीक है, तो अपर रूप इसके फास्फोरस के श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस और काला फास्फोरस, इन तीनों रूपों में ये मिल सकता है, रेड फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस। इस रेड फास्फोरस को हमने पढ़ा था अभी रिसेंट क्लास में, अगर आपको याद हो तो, जब मैंने आपको बताया था कि माचिस की तिल्ली कैसे जलती है, तो मैंने बताया था कि जो माचिस की जो स्टिक होती है उस स्टिक के ऊपर जो है ये रेड फास्फोरस, माचिस की जो स्टिक होती है वहां पे ये रेड फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, माचिस के जलने की जो प्रोसेस हमने पढ़ी थी उसमें हमने इसका जिक्र किया था। तो इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है, इसमें जो है रेड फास्फोरस सबसे ज्यादा इनएक्टिव होता है, या यूं कहें कि सबसे कम क्रियाशील होता है। इस्तेमाल कहाँ होता है, दिया सलाई, यानी कि वही मैच बॉक्स की बात आ रही है ये। ठीक है, माचिस में है ना, उसकी जो मैच बॉक्स का जो डब्बा होता है उसके ऊपर जो लेयर बनी हुई होती है ना, उस पर रेड फास्फोरस अप्लाई किया हुआ होता है। रैट पॉइजन बनाने में, चूहा विष या रेड पॉइजन बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, व्हाइट फास्फोरस का। तो फास्फोरस जो है वो कई अपर रूपों में पाई जाती है, रेड फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस, जिसमें से रेड फास्फोरस का यूज होता है दिया सलाई यानी कि माचिस में, और आपका जो व्हाइट फास्फोरस उसका इस्तेमाल होता है रेड पॉइजन बनाने में, या कुछ मेडिसिनल पर्पज से भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपके सल्फर। ठीक है, सल्फर का इस्तेमाल होता है बारूद बनाने में और मेडिसिन इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट बारी आती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की, जिसको शॉर्ट में CFC के नाम से भी हम सब जानते हैं। तो CFC जो है उसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं फ्रियोन। फ्रियोन के नाम से भी इसको जाना जाता है। CFC देखिए इसके 3 नाम है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, शॉर्ट में कहें तो CFC है, इसको फ्रियोन के नाम से भी जाना जाता है। ये जो CFC है ये हार्मफुल है, ये जो है रेफ्रिजरेटर में यूज होती है, ये हार्मफुल है। कैसे हार्मफुल है, ये हमारी ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर रही है। ये क्या कर रही है, जो ओजोन लेयर है हमारी उसको ये डिस्ट्रॉय कर रही है, और उससे क्या होगा, ओजोन लेयर अगर डिस्ट्रॉय हो गई तो क्या होगा, धीरे धीरे करके जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो अर्थ तक डायरेक्ट पहुंचने लग जाएंगी, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो ये CFC जो गैस है ना, इसको मेनली ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार माना गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हीलियम की। हीलियम जो है वो गुब्बारों में भरने के काम आती है। हीलियम से भरे हुए गुब्बारे ऊंचे उड़ते हैं हवा में। सोडियम सॉल्ट्स या सोडियम लवण युक्त साबुन को कड़ा साबुन या कपड़े धोने का साबुन, और पोटेशियम लवण कास्टिक पोटाश को मुलायम या महीन साबुन कहा जाता है। ये अलग से एक पॉइंट हो गया, इसको आपको याद रखना है। ऐसे साबुन जिनके अंदर सोडियम लवण पाए जाते हैं या कास्टिक सोडा पाया जाता है उनको कठोर साबुन कहा जाता है, और जिनके अंदर पोटेशियम सोल्ट पाया जाता है यानी कास्टिक पोटाश पाया जाता है उनको मुलायम साबुन कहा जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो वो जो चिकने वाले साबुन आते हैं ना आपके कपड़े धोने वाले, उनके अंदर तो आपका ये पोटेशियम सॉल्ट होता है, और जो आपके स्ट्रॉन्ग साबुन आते हैं सर्फ एक्सेल वगैरह उनके अंदर होता है आपका सोडियम सॉल्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोटोकेमिकल स्मोक। क्या होता है फोटोकेमिकल स्मोक? स्मोक वर्ड से आप समझ जाइए कि कुछ कोहरा, धुआं, इससे कुछ रिलेटेड होगा। देखिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड पर सूर्य के प्रकाश की क्रिया से आपका परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट बनता है। अब ये बनता है तो ये क्या करेगा, ये जब बनता है तो ये फोग जैसा, धुंध जैसा, फोग मतलब जैसे सर्दियों में धुंध आ जाती है ना, आपको 1 फीट डिस्टेंस पे भी कोई चीज दिखाई नहीं देती है ना, आपकी जो है दिखाई देने की जो डिस्टेंस है ना वो इतनी घट जाती है कि आपको आधा फीट 1 फीट आगे की दूरी पर भी चीजें नहीं दिखाई देती हैं। तो ये वैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देता है। कौन करता है? ये पैन या पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। और ये कैसे बनता है? ये बनता है आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड और उसके साथ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड पर सूर्य के प्रकाश की जब क्रिया करवाई जाती है तो ये तैयार होता है आपका पैन। और ये पैन क्या करता है? ये स्मोक जैसा या धुंध जैसा वातावरण बना देता है जो कि NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण तैयार होता है। ठीक है, आंखों में जलन और श्वास में दिक्कत इसके कारण होती है। और ये कहाँ बनता है? जहां पर पोल्यूशन ज्यादा होता है। ये देखिए इस डायग्राम के अंदर समझिए आप,
इस डायग्राम के अंदर आप समझिए कि जहां जिन एरियाज में जो पोल्यूशन ज्यादा होते हैं, पोल्यूशन प्रोन जो एरियाज हैं, वहां पर ये चीज ज्यादा होती है, वहां पर ये फोग, ये स्मोक जैसा एटमॉस्फेयर ज्यादा क्रिएट होता है, ठीक है। और ये इस तरीके से NO2 का प्रोडक्शन करेगा। ये आपके VOC है, ये नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड और ये VOC जो मैंने अभी आपको बताया वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं और जब ये अल्ट्रा वॉयलेट रे सूर्य के प्रकाश की अल्ट्रा वॉयलेट नहीं, जब ये आपके सनलाइट यहाँ पर आ रही है, ये सनलाइट इस तरीके से इनके ऊपर पड़ रही है दोनों के मिक्सचर के ऊपर, तो ये इस तरीके का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देंगे जो धुंध जैसा एटमॉस्फेयर बना देगा। ये धुंध जैसा एटमॉस्फेयर होने से क्या होगा, मेनली ये जो है आकाश के अंदर बन रहा है, हाइट पे बन रहा है, तो स्पेशली ये किसके लिए हानिकारक हो सकता है, किसके लिए होगा आप सोचिएगा, मेनली एयरक्राफ्ट्स के लिए हानिकारक है। जो प्लेन, जो हवाई जहाज उड़ते हैं तो वहां पे जो है विजिबिलिटी खत्म हो जाती है, उनको ट्रैक विजिबल नहीं होता है, तो एक्सीडेंट के चांसेस या यूं कहें कि क्रैश वगैरह के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा या एसिड रेन। देखिए एसिड रेन का मतलब क्या होता है, रेन मतलब हम सब जानते हैं क्या होता है, बारिश या वर्षा। एसिड रेन का मतलब क्या होता है, क्या एसिड की रेन होती है? ऐसा होता है कि जब पानी का जो एसिडिटी है या उसका जो pH लेवल है वो बिलो 7 हो जाए, यानी वो अम्लीय हो जाए, अम्लीयता उसकी बढ़ जाए, तो इस तरह की जो बारिश होगी या जो पानी आएगा वो आपका कहलाएगा एसिड रेन। क्या कहलाएगा? एसिड रेन। और ये जो एसिड रेन है, ये एसिड रेन हानिकारक है वनस्पतियों के लिए यानी पेड़ पौधों के लिए और जीव जंतुओं के लिए, ये सभी के लिए हानिकारक है। इसमें क्या होता है, वर्षा प्लस बर्फबारी प्लस कोहरा प्लस धूल शामिल जो कि अम्लीय हो। अब इसमें बारिश भी हो सकती है, इसमें स्नोफॉल भी हो सकता है, इसमें फोग भी हो सकता है, इसमें डस्ट भी हो सकती है, लेकिन जो भी कुछ होगा वो क्या होगा, एसिडिक होगा, उसकी pH 7 से बिलो होगी। और इसका कारण है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसके कारण जो है वो कौन सी गैसें हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और दूसरा कारण है इसका पोल्यूशन और ज्वालामुखी और प्रदूषण इसके मेन कारण हैं। तो ये हमने देखा आपका फोटोकेमिकल स्मोग या प्रकाश रासायनिक धूम और अम्लीय वर्षा या एसिड रेन। आगे चलते हैं, जिप्सम को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, CaSO4.12H2O, इसको हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। जिप्सम जो है एक और काम में लिया जाता है, मिट्टी की जो क्षारीयता की जो समस्या है, मिट्टी का जो pH लेवल है वो 7 से अबव हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि उस मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है, जो उसका उपजाऊपन है वो कम होने लग जाता है। तो उस क्षारीयता की समस्या को कम करने के लिए उस मिट्टी में जिप्सम को मिलाया जाता है। तो ये आपका जिप्सम हो गया। नेक्स्ट बात करें जिलेटिन पेपर की, ये बर्फ को पिघलने से रोकता है। फिर नेक्स्ट है आपका शुष्क बर्फ या फिर ड्राई आइस। इसके बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं। ड्राई आइस क्या होती है, ठोस CO2 को ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? ठोस CO2 को, सॉलिड CO2 को। CO2 मतलब गैस हमने सुनी है जनरली, लेकिन जब उसको ठोस फॉर्म में उसको रखा जाता है तो वो कहलाती है शुष्क बर्फ। ये गर्म करने पर, इसकी क्वालिटी क्या है, जैसे इसको गर्म करेंगे ये ठोस CO2, इसको गर्म करने पर ये सीधे ही गैस में बदल जाती है, यानी बीच वाली जो स्टेज है, जो लिक्विड फॉर्म है, वो इसकी गायब है। नेक्स्ट है आपकी हास्य गैस या लाफिंग गैस। ये सीधा पूछा जाता है, लाफिंग गैस जो है क्या होती है लाफिंग गैस? नाइट्रस ऑक्साइड होती है आपकी लाफिंग गैस या हास्य गैस। किसी भी व्यक्ति को ये गैस सूंघा दी जाए तो कुछ समय के लिए वो सिर्फ हंसता ही रहता है, तो ये होती है हास्य गैस। नेक्स्ट है आपके अमोनियम क्लोराइड या NH4Cl। ये NH4Cl जो है आपके, ये NH4Cl यूज होता है बर्तनों की पॉलिशिंग में। बर्तनों की जो पॉलिशिंग होती है जिसके कारण बर्तन चमकते हैं, उसके अंदर इस अमोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। पृथ्वी पर सबसे भारी गैस कौन सी है? पृथ्वी पर सबसे भारी गैस है आपकी रेडॉन। और स्ट्रेंजर गैस किसको कहते हैं? ज़ेनॉन को। सर्वाधिक भारी गैस तो है रेडॉन, और स्ट्रेंजर गैस हम कहते हैं किसको? ज़ेनॉन को। किसको कहते हैं? ज़ेनॉन को।
आदर्श धातुओं की हम बात करें, ये चीज हमने एक दिन पहले भी हमने इसके बारे में बात की थी। जैसे आदर्श गैसें होती हैं वैसे ही आदर्श धातुएं भी होती हैं। आदर्श गैसें अक्रिय होती हैं वैसे ही आपके आदर्श धातुएं भी होती हैं। और जब हमने सक्रियता श्रेणी पढ़ी थी तो डिस्कस किया था कि सक्रियता श्रेणी में जो नीचे की धातुएं हैं, सोना, चांदी और प्लेटिनम वगैरह जो हैं, वो आदर्श धातुएं हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल ही अक्रियाशील होती हैं कि जल्दी से ना पानी से रिएक्शन करती है ना ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं। तो आदर्श धातुएं कौन सी होती हैं आपकी? सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, इरिडियम है, इड्स है, पैलेडियम है, रुथोडियम है, रुबिडियम है और ऑस्मियम है। ये आपकी कौन सी धातुएं हो गई? आदर्श धातुएं। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं, आपकी सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, इरिडियम है, इड्स है, पैलेडियम है, रुथोडियम है, रुबिडियम है और ऑस्मियम है। ठीक है, आप इनको याद रखिएगा, इनके नाम कौन कौन सी आदर्श धातुएं होती हैं। आपके जो गोल्ड है, गोल्ड की डेंसिटी जो होती है वो पारे यानी मरकरी से ज्यादा होती है, इसीलिए सोना पारे में क्या होता है? डूब जाता है। सोना पारे के अंदर अगर रखा जाए, पारे को की लिक्विड फॉर्म में रखा जाए तो सोना जो है उस पारे के अंदर डूब जाता है। क्यों? जिसका घनत्व ज्यादा होगा वो क्या करेगा? डूबेगा। तो सोने की जो डेंसिटी होती है, गोल्ड की जो डेंसिटी होती है वो पारे से ज्यादा होती है, इसीलिए आपका गोल्ड यानी सोना जो है वो पारे में डूब जाता है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। कांच प्लस हाइड्रोजन फ्लोराइड मिलकर बनाएंगे सिलिकेट, इसीलिए हाइड्रोजन फ्लोराइड HF एसिड को किसमें स्टोर करके नहीं रखते? कांच के बर्तन में नहीं रखते, क्योंकि अगर कांच के बर्तन में इसको आप रखेंगे तो ये उस कांच से अभिक्रिया करके सिलिकेट बना देगा। क्यों नहीं रखते? देखिए, फैक्ट की तरह आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाने वाले हैं। जो आपका HF एसिड है, हाइड्रोजन फ्लोराइड जो एसिड है, ये HF एसिड जो है इसको आप कांच के बर्तन में स्टोर करके क्यों नहीं रखते? क्योंकि उस कांच से रिएक्शन करके आपका सिलिकेट बना देगा। कार का जो रेडिएटर होता है वो उसका पानी जमे नहीं, उसके लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है। एथिलीन ग्लाइकोल क्यों मिलाया जाता है? कार का रेडिएटर जमे नहीं, कार के रेडिएटर में जमने से रोकने के लिए, वाटर कंटेंट उसमें जमे नहीं, उसकी बर्फ ना जमे, इसके लिए उसके अंदर क्या मिलाया जाता है? एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है। और सबसे ज्यादा समस्थानिक, ये भी हम समस्थानिक पढ़ चुके हैं, समस्थानिक और समभारिक दो होते हैं। समस्थानिक का मतलब होता है जिनका परमाणु संख्या तो समान हो लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो, वो कहलाते हैं समस्थानिक। और समभारिक जिनकी परमाणु संख्या अलग अलग हो और परमाणु भार समान हो। तो सबसे ज्यादा जो समस्थानिक हैं वो पाए जाते हैं पोलोनियम के। किसके पाए जाते हैं? पोलोनियम के। जब आप दूध से क्रीम को अलग करते हैं, दूध में से क्रीम को निकालते हैं, तो क्वेश्चन बनता है कि उस परिस्थिति में दूध की, मिल्क की जो डेंसिटी है, जो घनत्व है, वो घटेगा या बढ़ेगा? क्या होना चाहिए? घटना चाहिए या बढ़ना चाहिए? उस परिस्थिति में दूध की डेंसिटी या दूध का घनत्व जो है वो बढ़ जाता है। दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध की डेंसिटी बढ़ जाएगी। ये आप लोगों ने इन बीते हुए कुछ सालों में सबने कहीं ना कहीं इस चीज को देखा होगा, कहीं ना कहीं लाते ले जाते हुए या घरों में या कहीं पे भी आपने इस चीज से सबका परिचय है अभी इन दिनों में, थैंक्स टू कोविड, कि इस चीज से सब लोग परिचित हो गए, है ना। तो कृत्रिम सांस सिलेंडर या ऑक्सीजन सिलेंडर हम जिसको कहते हैं, है ना, जो जब ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो रही होती है तो ये यूज में लिया जाता है। ये जो है इसके अंदर सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होती, इसके अंदर ऑक्सीजन और हीलियम दोनों का मिक्सचर भरा जाता है। तो कृत्रिम सांस सिलेंडर के अंदर दो गैसें कौन कौन सी होती हैं? ऑक्सीजन और हीलियम। इत्र यानी कि परफ्यूम की बात करें, परफ्यूम जो होता है, परफ्यूम जो होता है वो उसके अंदर क्या क्या मिलाया जाता है? देखिए, एथिल एसीटेट और एस्टर मिला करके वो परफ्यूम बनाया जाता है। एथिल एसीटेट और एस्टर मिला करके परफ्यूम बनाया जाता है। अच्छा, 92 यूरेनियम 238 जो समस्थानिक होता है वो रेडियो एक्टिव नहीं होता है। क्या नहीं होता है? रेडियो एक्टिव नहीं होता है। जनरली जो समस्थानिक होते हैं हमने पढ़े हैं, जो थेरेपी में यूज किए जाते हैं, कैंसर थेरेपी वगैरह में भी यूज किया जाता है, आइसोटॉप्स, वो रेडियो एक्टिव होते हैं। लेकिन ये 92 यूरेनियम 238 जो है ये रेडियो एक्टिव नहीं होता है। और आपके हिरोशिमा और नागासाकी से सब परिचित हैं। हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो परमाणु बम गिराया गया था, वो परमाणु बम में
क्या था? प्लूटोनियम था। क्या था? प्लूटोनियम था। ठीक है, तो कौन से तत्व का इस्तेमाल किया गया था उसमें? प्लूटोनियम का। आगे बढ़ते हैं, सीमेंट की हम बात करें। सीमेंट जो कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज किया जाता है, सीमेंट अलग अलग ब्रांड्स में अवेलेबल होता है। इस सीमेंट का कंटेंट क्या होता है? देखिए, इसमें होता है चूना पत्थर, लाल मिट्टी, जिप्सम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम सिलिकेट। इन सारी चीजों से मिलकर के आपका सीमेंट बनता है। क्या क्या होता है? देखिए, चूना पत्थर होता है, लाल मिट्टी होती है, जिप्सम होता है, कैल्शियम और एल्यूमिनियम सिलिकेट भी इसमें होता है। जैसे ही हम इसमें पानी मिलाते हैं तो ये जम जाता है। पानी मिलाने पर ये कठोरता पकड़ लेता है, कठोर हो जाता है, जम जाता है पानी मिलाने के बाद। क्यों जम जाता है? क्योंकि कैल्शियम और एल्यूमिनियम के जो सिलिकेट होते हैं ना, वो पानी के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, वाटर के साथ क्या कर लेते हैं? बॉन्डिंग कर लेते हैं, एक बंध बना लेते हैं, और उस बंध के कारण ये जम जाता है। और ये जमाव जितनी धीमी गति से होगा, जितना स्लो प्रोसेस से ये जमेगा, उतनी ही मजबूती इस सीमेंट में होगी। ठीक है, जिप्सम जो है वो क्यों मिलाया जाता है? इसके अंदर जिप्सम मिलाया जाता है ताकि इसका जमाव धीरे धीरे हो। यानी हम सीधा सीधा ये मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जिस सीमेंट के अंदर जिप्सम का कंटेंट थोड़ा ज्यादा होता है, वो सीमेंट अच्छी क्वालिटी का होता है ना। और सबसे पहले निर्मित जो सीमेंट था वो पोर्टलैंड में हुई थी। सबसे पहले सीमेंट का निर्माण, सीमेंट कहाँ बनी थी? पोर्टलैंड में बनी थी, जो कि किससे बनाई गई थी? चूना पत्थर और चिकनी मिट्टी को मिला करके बनाई गई थी। फिर धीरे धीरे इसमें सुधार हुए, और अब जो सीमेंट की फॉर्म हमें अवेलेबल है वो किसकी बनी हुई रहती है? चूना पत्थर प्लस लाल मिट्टी प्लस जिप्सम प्लस कैल्शियम और एल्यूमिनियम के सिलिकेट। इस सीमेंट को एक बार फिर से हम रिवाइज कर देते हैं। सीमेंट में आपके ये कंटेंट होते हैं। उसके बाद सीमेंट जो है वो पानी मिलाने पर जमती है। वो किसके कारण जमती है? कैल्शियम और एल्यूमिनियम के सिलिकेट जो है वो पानी के साथ बॉन्डिंग कर लेते हैं H2O के साथ, उसके कारण ये जमती है। और ये जमाव की प्रोसेस जितनी स्लो होगी, सीमेंट उतनी ही मजबूत होगी। ये जमाव की प्रोसेस को स्लो कौन करता है? जिप्सम। यानी जिस सीमेंट में जिप्सम की मात्रा अधिक होती है वो अच्छी क्वालिटी का सीमेंट माना जाता है। और सीमेंट का सर्वप्रथम निर्माण कहाँ किया गया था? पोर्टलैंड में किया गया था। अब बात करें हम कांच की या ग्लास की। कांच या ग्लास जो है बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला एक केमिकल सब्सटेंस है, रासायनिक पदार्थ है। कांच एक अतिशीतित द्रव होता है और इसलिए क्रिस्टलीय संरचना व निश्चित गलनांक इसका नहीं होता है। तो पहले तो हम बात करें इस अतिशीतित द्रव की। क्या होता है अतिशीतित द्रव? क्या मतलब है इस अतिशीतित द्रव का? इसका मतलब है कि कांच हालांकि होता क्या है? ठोस होता है, सॉलिड होता है। हमको सबको पता है कांच सॉलिड होता है, लेकिन गुण इसके कैसे होते हैं? द्रव जैसे। गुण इसके द्रव जैसे होते हैं, आपके लिक्विड के जैसे प्रॉपर्टीज ये लिए हुए रहता है, इसलिए इसको अतिशीतित द्रव कहते हैं। अतिशीतित मतलब जो बहुत ज्यादा कोल्ड की लेवल को पार कर चुका हो, है ना। कांच जो है वो एक मिश्रण है, कंपाउंड नहीं है। ये याद रखिएगा, मिश्रण और कंपाउंड, मिक्सचर और कंपाउंड मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। तब मैंने बताया था कि मिश्रण का मतलब होता है किन्हीं भी 2 या 3 चीजों को किसी भी अनुपात में हम मिला लें तो वो मिश्रण कहलाएगा। लेकिन जब उनको निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो वो क्या कहलाता है? यौगिक या कंपाउंड कहलाता है। तो कांच जो है वो मिक्सचर है, ना कि कंपाउंड, इसीलिए इसमें जो भी सब्सटेंसेस पाए जाते हैं उनका अनुपात निश्चित नहीं होता। कांच जो है वो किस किस से मिलकर बना होता है? इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? रेत है, सोडा और क्वार्ट्ज है, सिलिका है, और साथ में सोडियम या कैल्शियम सिलिकेट। इन सब से मिलकर के आपका कांच बनता है। ये कंपोनेंट्स हैं आपके कांच के या ग्लास के, ठीक है। और इनकी कोई निश्चित मात्रा नहीं होती, क्योंकि अभी ऊपर वाली लाइन में हमने पढ़ा कि कांच जो है वो कंपाउंड नहीं है, मिक्सचर है। कांच का रंग जो है वो धातु मिला करके तय किया जाता है। कांच का अनिलीकरण क्या होता है? देखिए, कांच जो है, कांच को आकृति देकर विशेष भट्टी में ठंडा करना क्या कहलाता है? अनिलीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? अनिलीकरण को आप ये मत समझिएगा कि इसका नीला रंग निकालना, नहीं। कांच को जब शेप दी जाती है, शेप देने के बाद इसको विशेष रूप से बहुत ज्यादा कोल्ड पे, बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पर इसको ठंडा किया जाता है, उसको कहते हैं कांच का अनिलीकरण। कांच के यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं? कैमरे में, दूरबीन में, टेलीस्कोप, बल्ब में, प्रयोगशाला यानी कि लैबोरेटरी में, प्रयोगशाला,
उपकरण यानी लैबोरेटरी की जो इक्विपमेंट्स है वहां पर पायरेक्स कांच का यूज होता है। ट्यूबलाइट में बॉटल, बर्तन, सोडा कांच से बनते बर्तन। चश्मे में कौन सा कांच प्रयुक्त होता है? क्रूक्स कांच। बुलेट प्रूफ में कौन सा कांच यूज होता है? बुलेट प्रूफ जो जैकेट्स होती हैं उनमें कौन सा कांच यूज होता है? रेशेदार कांच। तो ये आपके कांच के कुछ यूजेस हो गए। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। कैमरे में, दूरबीन में, बल्ब में कौन सा कांच यूज होता है? याद रखिएगा, फ्लिट कांच। ठीक है, आपके जो लेबोरेटरी में इक्विपमेंट्स बनते हैं वो पायरेक्स कांच के बनते हैं। ट्यूबलाइट में कांच का इस्तेमाल होता है, बॉटल में होता है, बर्तन जो होते हैं वो सोडा कांच के बनते हैं, और चश्मा जो है आपके कौन से कांच का बनता है? क्रूक्स कांच का। ये याद रखिएगा, चश्मा कौन से कांच का बनता है? क्रूक्स कांच का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उर्वरक की। उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स कहाँ इस्तेमाल होते हैं? खेतों में। फर्टिलाइजर्स कह लें या इनको साधारण भाषा में खाद भी कहते हैं। इनका यूज कहाँ होता है? खेतों में होता है। क्यों होता है? मिट्टी के उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए, टू इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ सोइल, फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड। फर्टिलाइजर्स का यूज किस लिए होता है? मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होता है। ये जो फर्टिलाइजर्स हैं आपके, हम 3 प्रकार के पढ़ने वाले हैं। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, पोटेशियम उर्वरक और फॉस्फोरस उर्वरक। तो सबसे पहले बात करें नाइट्रोजन उर्वरक की, तो ये आपने सुना होगा नाम यूरिया। खाद के नाम पे यूरिया ही प्रचलित है। खाद के नाम पे यूरिया ही प्रचलित है हमारे यहाँ। अमोनिया सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट जो सबसे अच्छा उर्वरक होता है, और कैल्शियम साइनाइड, ये हो गए आपके नाइट्रोजन कंटेंट वाले फर्टिलाइजर्स। फिर बात करें पोटेशियम कंटेंट वाले फर्टिलाइजर्स की, तो पोटेशियम क्लोराइड या नाइट्रेट या सल्फेट, पोटेशियम का क्लोराइड कंटेंट या नाइट्रेट कंटेंट या सल्फेट कंटेंट जो है वो इसके रूप में इस्तेमाल होता है। फिर बात करते हैं हम फॉस्फोरस कंटेंट वाले फर्टिलाइजर्स की, तो यहाँ पे बात आती है सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम की। सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम इसका इस्तेमाल किया जाता है फॉस्फोरस उर्वरक के रूप में। तो ये था उर्वरक या फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? मिट्टी की फर्टिलाइजेशन को या फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी या उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। 3 तरह के फर्टिलाइजर्स हमने पढ़े, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस फर्टिलाइजर्स। आगे चलते हैं, विस्फोटक। देखिए क्या होते हैं विस्फोटक? विस्फोटक मतलब जो विस्फोट करे, जो ब्लास्ट करे, दैट इज विस्फोटक, है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डायनामाइट को। डायनामाइट जो होता है वो नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोसेलुलोज और सोडियम नाइट्रेट, इनमें से किसी से बनता है आपका डायनामाइट। तो डायनामाइट के कंटेंट क्या क्या हो सकते हैं? नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोसेलुलोज और सोडियम नाइट्रेट। नेक्स्ट है आपका टीएनटी। टीएनटी की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। टीएनटी की फुल फॉर्म क्या है? ट्राई नाइट्रोटोल्विन। क्या है टीएनटी की फुल फॉर्म? ट्राई नाइट्रोटोल्विन। नेक्स्ट है आपके टीएनपी, ट्राई नाइट्रोफिनोल। टीएनपी ट्राई नाइट्रोफिनोल। नेक्स्ट है आपके टीएनजी जो है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, इनको सबको आपको याद रखना है। ठीक है, आपका ये जो टीएनजी है ये रंगीन होता है और इसको नोबल ऑयल भी कहा जाता है। नोबल ऑयल भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है आरडीएक्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव। ठीक है, ये खतरनाक टाइप का आरडीएक्स जो होता है खतरनाक टाइप का एक्सप्लोजिव होता है, इससे नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है। साइक्लोट्राइमिथाइलिन और ट्राइनाइट्रोमाइन इसके कंटेंट होते हैं। इसका सबसे पहले जो इस्तेमाल किया गया था वो किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, और इसे प्लास्टिक विस्फोटक भी कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, आप ये सोच रहे होंगे। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि ये जितने डायनामाइट है, टीएनटी है, टीएनपी है और टीएनजी है, यहाँ जो आरडीएक्स है, आरडीएक्स तो खैर सब परिचित है। आरडीएक्स का तो नाम सुनते ही पता चल जाता है कि विस्फोटक है, क्योंकि अखबार वगैरह में या न्यूज चैनल पे, टीवी पे नाम सुनते रहते हैं हम इसका। डायनामाइट का भी नाम सुनते रहते हैं। डायनामाइट का इस्तेमाल भी जैसे चट्टाने वगैरह तोड़ने के लिए विस्फोटक के रूप में किया जाता है। टीएनटी, टीएनपी, टीएनजी का नाम हमने कम सुना है, तो इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाएगा, निम्न में से विस्फोटक पदार्थ कौन सा नहीं है, इनके नाम दे देंगे, टीएनटी, टीएनपी, टीएनजी, या इनकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। या आरडीएक्स का इस्तेमाल सबसे पहले कहाँ पे हुआ था, आरडीएक्स के कंटेंट क्या क्या होते हैं, तो ये सारा आपको याद रखना है। तो ये हमने पढ़ा कुछ विस्फोटकों के बारे में। ठीक है, आरडीएक्स का इस्तेमाल सबसे पहले किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, और इसे प्लास्टिक विस्फोटक भी कहा जाता है। ये हमने पढ़ा कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थों के बारे में। अब हम एक छोटा सा टॉपिक जो हमारे सिलेबस का पार्ट है
अर्धचालक या सेमीकंडक्टर हम जिसको कहें, उसको हम पढ़ने वाले हैं आज ही की क्लास में, सेमीकंडक्टर। ठीक है, क्या होते हैं सेमीकंडक्टर? देखिए, कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के बारे में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, कंडक्टर और नॉन कंडक्टर। तो कंडक्टर कौन होते हैं? बस वाले कंडक्टर की मैं बात नहीं कर रही। कंडक्टर कौन होते हैं कि जिनको रोडवेज में नौकरी मिल जाती है वो कंडक्टर होते हैं? नहीं, वो कंडक्टर की हम बात नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर और नॉन कंडक्टर कौन होते हैं। तो जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होने देते हैं या जिनमें से विद्युत का प्रवाह हो सकता है वो कहलाते हैं विद्युत के चालक या कंडक्टर। जो प्रवाह नहीं होने देते वो कहलाते हैं आपके नॉन कंडक्टर या कुचालक। ठीक है, या बैड कंडक्टर। इन दोनों के बीच की जो कैटेगरी है वो है आपके सेमीकंडक्टर या अर्धचालक। इन दोनों के बीच की जो कैटेगरी है वो है सेमीकंडक्टर या अर्धचालक। देखिए, अब इनमें विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉन और होल के बीच में होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या है और होल क्या है, देखिएगा क्या है इलेक्ट्रॉन और होल। देखिए ये स्ट्रक्चर आप देखिए अच्छे से ध्यान से, यहाँ पे आपको ये दिख रहे हैं, ये जो दिख रहे हैं आपको ब्लैक ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं, ये तो सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। और इस तरीके से ये जो स्पेस दिख रही है ना आपको इनके बीच में, ये इस तरीके से, ये आपकी कहलाती है होल। क्या कहलाती है? होल। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैपेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड दिस होल। इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के बीच की होती है। ठीक है, ये हम सब जानते हैं कि इनकी चालकता जो होती है वो चालक और कुचालक के बीच की होती है। और टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो इन अर्धचालकों की चालकता क्या होती है? घटती है। टेम्परेचर इनका इंक्रीज करेंगे तो इन अर्धचालकों की चालकता क्या होगी? घटेगी। टेम्परेचर बढ़ाने पर घटेगी और टेम्परेचर घटाने पर बढ़ेगी, उल्टा होगा। ठीक है, यूज कहाँ होते हैं इन अर्धचालकों के? देखिए, इलेक्ट्रिक उपकरण बनाने में, ट्रांजिस्टर में। जैसे एग्जाम्पल है अर्धचालकों के जर्मेनियम और सिलिकॉन। एग्जाम्पल आपको याद रखने, जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों क्या हैं? अर्धचालक हैं। तो अर्धचालक का ये था परिचय। क्या होते हैं अर्धचालक या सेमीकंडक्टर? ये जो होते हैं इनकी जो चालकता होती है वो चालक और कुचालक के बीच की होती है। ना तो ये चालकों की तरह पूरी तरह से चालकता प्रदर्शित करते हैं और ना कुचालकों के तरह ये जो है वो बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह या विद्युत का प्रवाह नहीं होने देते हैं। और इनके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन और होल के बीच में होता है। इलेक्ट्रॉन और होल या कोटर के द्वारा होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब ये जो आपके अर्धचालक हैं इसके दोनों दो उदाहरण आपको याद रखने, जर्मेनियम है और सिलिकॉन है। दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? काइंड्स ऑफ सेमीकंडक्टर। कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है निज अर्धचालक और एक होता है बाह्य अर्धचालक। एक होता है निज अर्धचालक और दूसरा होता है बाह्य अर्धचालक। निज अर्धचालक जो होता है वो ऊष्मीय प्रभाव के द्वारा इलेक्ट्रॉन और होल की उत्पत्ति इसके अंदर होती है। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट के द्वारा इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और होल की उत्पत्ति होती है। और जो बाह्य अर्धचालक होता है वो बाह्य पदार्थ मिला करके इलेक्ट्रॉन और होल की उत्पत्ति इसके अंदर की जा सकती है। और इस प्रक्रिया को, ये जो बाह्य पदार्थ मिला करके जो इलेक्ट्रॉन और होल की उत्पत्ति की जा रही है, इस प्रक्रिया को कहते हैं डोपिंग। देखिए क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को? डोपिंग। तो डोपिंग क्या होती है? किसी भी अर्धचालक में कोई बाह्य पदार्थ, कोई एक्सटर्नल मटेरियल मिला करके जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और होल की उत्पत्ति की जाती है तो उसको कहते हैं डोपिंग। क्या कहते हैं उसको? डोपिंग कहते हैं। तो आपके जो अर्धचालक है मेनली दो प्रकार के हो गए, निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक। अभी आपके जो बाह्य अर्धचालक है ये फिर से दो प्रकार के होते हैं, एन और पी प्रकार के। बाह्य अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एन और पी प्रकार के। एन प्रकार के अर्धचालक कौन से होते हैं? देखिए यहाँ पे डायग्राम में देखिए, ये एन टाइप का है और ये पी टाइप का। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या होता है। एन प्रकार के अर्धचालक में विद्युत का प्रवाह जो होता है वो किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, इस इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। और इसमें बाह्य पदार्थ के रूप में दाता पदार्थ जैसे आर्सेनिक आदि मिलाए जाते हैं। बाह्य पदार्थ तो इसमें भी मिलाया जाता है, लेकिन इसमें क्या मिलाया जाता है? पंच संयोजी दाता पदार्थ जो पांच तरीके से बॉन्डिंग कर सकता है वो आर्सेनिक जैसा पदार्थ मिलाया जाता है। और ये जो दाता पदार्थ है ये इलेक्ट्रॉन प्रदान करने का काम करते हैं। अब बात करें हम पी प्रकार के अर्धचालक की, तो विद्युत धारा का प्रवाह जो है इसमें कोटरों के द्वारा होता है। देखिए एन प्रकार में किसके द्वारा हो रहा था? इलेक्ट्रॉन के कारण, और इसमें हो रहा है इन होल्स के कारण। किसके कारण हो रहा है? होल के कारण हो रहा है। बाह्य पदार्थ के रूप में यहाँ पे त्रिसंयोजी ग्राही तत्व
वहां पे दाता तत्व मिलाया जा रहा था, यानी कि जिसके ऊपर कौन सा चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, और यहाँ पे ग्राही तत्व मिलाया जा रहा है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, और ये यहाँ पे ग्राही तत्व मिलाया जा रहा है यानी कि एल्यूमिनियम जिसके ऊपर +3 चार्ज होता है। त्रिसंयोजी ग्राही तत्व जैसे एल्यूमिनियम मिलाया जाता है। ग्राही जो है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके फिर होल उत्पन्न करता है। एक बार फिर से इसको हम समझा देते हैं। आपके जो अर्धचालक है वो मेनली 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है निज अर्धचालक और एक होता है बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक जो होता है वो बाह्य अर्धचालक के अंदर कोई भी बाहर का पदार्थ मिला करके, कोई एक्सटर्नल मटेरियल मिला करके इलेक्ट्रॉन और होल की उत्पत्ति की जाती है। और ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन और होल की उत्पत्ति करने की, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डोपिंग। ये भी आपको याद रखना है। अब ये जो डोपिंग है, इस डोपिंग में कौन कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है उसके आधार पर ही फिर ये बाह्य अर्धचालक 2 प्रकार के हो गए आपके। एक हो गया एन अर्धचालक और एक हो गया पी अर्धचालक। तो मेन जो इनमें डिफरेंस है ना, वो आपको ये याद रखना है कि एन प्रकार का जो अर्धचालक है उसमें जो धारा का प्रवाह होता है वो किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। और जो आपका पी प्रकार का अर्धचालक है, पी प्रकार का बाह्य अर्धचालक है, उसमें धारा का प्रवाह होता है वो किसके कारण होता है, वो होल के कारण होता है। किसके कारण होता है, होल के कारण होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको याद रखना है। उसमें आपको पंच संयोजी तत्व या पंच संयोजी पदार्थ जो दाता पदार्थ होता है वो मिलाया जाता है। एग्जाम्पल है आर्सेनिक। यहाँ पे त्रिसंयोजी ग्राही तत्व या ग्राही एलिमेंट मिलाया जाता है जैसे कि एल्यूमिनियम। ये आपको इसके अंदर याद रखना है, ठीक है। ये हो गया आपका बाह्य अर्धचालक। तो अर्धचालक आपका कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं डायोड और ट्रायोड वाल्व की। किसकी बात करते हैं, डायोड और ट्रायोड वाल्व क्या होते हैं। देखिए डायोड वाल्व क्या होते हैं, ये निर्वात नलिका है, ठीक है। सर्किट सिंबल फॉर ए डायोड वाल्व, इस तरह का सर्किट सिंबल बनता है डायोड वाल्व के लिए। एक निर्वात नलिका जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड। 2 इलेक्ट्रोड जिसके अंदर होते हैं वो कहलाती है आपके डायोड वाल्व, ठीक है। डायोड वाल्व का मतलब है, परिभाषा है कि एक ऐसी निर्वात नलिका जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स लगे रहते हैं, एक एनोड है और एक कैथोड है, वो कहलाएगा डायोड वाल्व। ये एक टंगस्टन तंतु और एक प्लेट से निर्मित होते हैं। जब इनको बैटरी से गर्म करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर जाएंगे, धनावेशित प्लेट यानी कि एनोड की तरफ, यानी जहां पॉजिटिव चार्ज है उस तरफ ये चले जाएंगे, जिससे कि धारा का प्रवाह हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट जो आपको याद रखना है कि ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, ये चाइल्ड लेगुमर लॉ को फॉलो करते हैं। ये ओम के नियम का पालन नहीं करते बल्कि चाइल्ड लेगुमर के नियम का ये पालन करते हैं। और इनके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, रेक्टिफायर में। रेक्टिफायर का मतलब है जो एसी को डीसी में बदले। अब एसी डीसी क्या है, एसी का मतलब है ऑल्टरनेट करंट और डीसी का मतलब है डायरेक्ट करंट, है ना। जो आपकी विद्युत धारा होती है वो 2 प्रकार की होती है, एसी और डीसी, ऑल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट, ठीक है। अब नेक्स्ट है ट्रायोड वाल्व। ट्रायोड वाल्व क्या होता है, जिसमें 3 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। देखिए नीचे वाले डायग्राम में देखिए, जिसमें 3 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड और बीच में एक और आ गया ग्रिड, ठीक है। तो ट्रायोड वाल्व में कितने होते हैं, डाई मतलब 2 और ट्राई मतलब 3। सीधा सीधा आप ये याद रखिए, डाई मतलब 2 और ट्राई मतलब 3। डायोड में 2 वाल्व थे, 2 थे और जो है इसमें 3 है, ठीक है। 3 इलेक्ट्रोड इसके अंदर होते हैं, एनोड, कैथोड और तीसरा उसको याद रखना, उसको कहते हैं ग्रिड, ठीक है। इसके यूज कहाँ होते हैं, एम्पलीफायर में, ट्रांसमीटर में और डिटेक्टर में। यूज कहाँ कहाँ होते हैं, एम्पलीफायर में, आपके ट्रांसमीटर में और डिटेक्टर में ट्रायोड वाल्व का यूज होता है। तो ये थे आपके डायोड वाल्व और ट्रायोड वाल्व। अब देखिए आज हमने जो स्टडी किया, बहुत सारे हमने रासायनिक पदार्थों के बारे में अध्ययन किया, फिर उसके बाद हमने अर्धचालकों के बारे में पढ़ा, अर्धचालक किसे कहते हैं वो हमने बताया, अर्धचालक के प्रकार, आपके निज अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक और फिर आपके बाह्य अर्धचालक के प्रकार। फिर हमने लास्ट में पढ़ा डायोड और ट्रायोड वाल्व के बारे में। आपके जनरल साइंस के सिलेबस में जितना केमिस्ट्री का जो पोर्शन था वो आज कंप्लीट होता है। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो उस रिलेटेड वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ के कभी भी आप इसको इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। आप उसका बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री आंसर वहां पर मिलेगा। तो इसके बाद हम हमारा जूलॉजी का पोर्शन जो है वो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए इसको। हमारे जनरल साइंस की जो प्ले लिस्ट है वहाँ से आप वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं और आप अच्छे से उसको कर सकते हैं तैयारी अपनी उसके द्वारा। तो पढ़ते रहिए जब तक, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।